नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट और 80 मिनट के वीडियो में बताया कि कैसे पत्नी ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज किए। उसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हत्या का झूठा आरोप शामिल था। अतुल ने अदालत से भी न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने कोर्ट की जज रीता कौशिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और कहा कि जज ने मामले को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। परिवार कोर्ट के आदेश के मुताबिक वह अपने बेटे को हर महीने 40,000 रुपए देने को मजबूर था, जबकि पत्नी 30 लाख रुपए की डिमांड करती थी। हालांकि यहाँ पर किस तरीके से अतुल ने अपनी जो मौत से पहले कुछ नोट्स लिखे, इतनी हिम्मत जुटाई कि वो सुसाइड नोट लिखकर गया और एक वीडियो भी बनाकर गया। उसने ये भी लिखा कि अस्थियां दोषियों के खिलाफ सजा न मिलने पर गटर में फेंकी जाएं। उसने ट्विटर पर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। जी हाँ, यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उसके लिए न्याय की मांग की है और अभी भी लगातार वो न्याय की मांग कर रही हैं और वहीं उसकी पत्नी को सजा दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी, सास, साले और चाचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला एक बार फिर बताता है कि हमारे कानून और न्याय व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था जेंडर न्यूट्रल होगी? क्या कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो हिंदी में बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाएं, बट बोलने के फ्लो में मैं कई बार अंग्रेजी में भी स्विच कर जाता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहाँ कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं।
ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती है, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट चाहते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो और वापस आते हो। तो ये हो गई इस बात में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पर कितने सारे केसेस डाले गए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। आप अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगे तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले ले। अब अगर बात करें धाराओं की तो 302 मर्डर, मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125, जो कि दूसरा केस है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई। ये केस हम पर, मृत्यु 2019 अगस्त में हुई, ये केस हम पर 2022 में लगा है। मई 2021 तक मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, तकरीबन 2.25 साल पिता की मृत्यु के बाद भी। और यहाँ से जाने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने ये केस डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या था। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377, जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें। ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है।
जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के द्वार को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा 498 ये धारा तो काफी पॉपुलर है। न जाने कितने लाखों परिवारों और करोड़ों आदमियों को बर्बाद किया इसने पिछले 40 सालों में। कितने लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान ले ली, फिर भी ये आज भी है। इसके अलावा वही दहेज, 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट, धमकी देना इत्यादि। ये पहला केस, तो वापस ले लो उसको। दूसरा केस जो हम पे डाला उसने सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए, ये जज रीता कौशिक के कोर्ट में दाखिल हुआ था और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरी पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। तीसरा जो केस डाला वो HMA हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स का केस डाला। ये भी रीता कौशिक के कोर्ट में था। ये केस उन्होंने 6 महीने बाद लड़ने के बाद एक एप्लीकेशन डाला वापस लेने के लिए। इसमें इन्होंने रीजन बताया कि इनके वकील ने इन्हें गुमराह करके ये केस डाल दिया, इन्हें पता ही नहीं था कि ये केस कोर्ट में डाला है। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि मेरी पत्नी एक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, MBA इन फाइनेंस, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पे काम करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरी पत्नी के सिग्नेचर्स हैं। जो कोर्ट डेट 6 महीने लगे उनमें ये आती रही, वहां पर भी इनके सिग्नेचर्स हैं। और उस बीच दौरान कितने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, कितने रिप्लाई सबमिट हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे वो मौजूद थे। इसमें हमने सेक्शन 26 के अंतर्गत मैंने अपने बच्चे से मिलने का भी आवेदन दिया, जिस पे ऑब्वियसली कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और इस केस को 2022 में वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था मेरी पत्नी ने, लेकिन रीता कौशिक ने इसे 2022 में ही खारिज नहीं किया। 2024 तक ये केस फिर भी चलता रहा और 2024 में इसका जजमेंट दिया डेट्स आते रहे। अब बात करेंगे, और इसके बाद कोर्ट का समय बर्बाद करना, मैंने अपने वकीलों पे इतना खर्च किया, आने जाने में इतना खर्च किया, कोऑर्डिनेशन में इतनी माथापच्ची हुई, लेकिन इस पर इन पर कोई जुर्माना तक नहीं लगा, इन्हें डांट तक नहीं पड़ी जज से। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला मेरे माता पिता और भाई के अगेंस्ट, DV एक्ट सेक्शन 12 के अंदर। डालने के तकरीबन 2022 में इन्होंने ये केस डाला और तकरीबन 2 साल तक ना ये मेरी पत्नी ना उनका वकील इस केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में आए। और ये केस 2024 में कुछ महीने पहले खारिज हुआ। ये मुझे ई-कोर्ट एप्लीकेशन से पता चला। 5वां केस फिर से खारिज होने के बाद 2 साल समय बर्बाद करने के बाद कोर्ट का फिर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस फ्रेश इन्होंने फिर से दाखिल किया अभी सितंबर 2024 में। तो ये 5 केसेस हुए। छठा केस, जो पहला केस इन्होंने वापस लिया था, अब वापस से नॉर्मल FIR के थ्रू फिर से दाखिल किया, जिसके अंदर अब की धाराएं हैं IPC के अंदर 498A, 323, 504, 506, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर धारा 3/4 में दहेज लेने के लिए। तो ये धाराएं डालकर फिर से केस डाल दिया। ये 5 केसेस 6 केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट में डाले। 7वां केस जो हाई कोर्ट में डाला वो CRPC 125 के केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए डाला। हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिल गया कि 6 महीने में CRPC 125 का केस कंप्लीट किया जाए। ये केस डालने का आशय ये था कि मुझे और हरास किया जाए,
इस डायरेक्शन को मिलने के बाद, अब चूंकि मुझे बैंगलोर से आना जाना पड़ता है, ये तो रीता कौशिक को पता है, फिर भी 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे स्पीड से डेट्स लगने शुरू हो गए। तो रीता कौशिक ने पूरा सहयोग किया मुझे हरास करने के लिए। क्यों, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर 8वां केस इसी तर्ज पर हाई कोर्ट में डाला गया कि 498 के एक केस को भी फास्ट ट्रैक किया जाए। फिर से हाई कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दे दिया कि 1 साल के अंदर 498 एक केस को खत्म किया जाए। ये डायरेक्शन उन्हें जनवरी 2024 में ही मिल गया। बट ट्विस्ट इसमें यह है कि इन्होंने इसका इस्तेमाल जनवरी 2024 में नहीं किया। तकरीबन 8 से 9 महीने बाद, जहां की 1 साल में ही केस खत्म करने का डायरेक्शन है, 8 से 9 महीने बाद उन्होंने लोअर कोर्ट में सितंबर 2024 में ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में डाला। इसका कारण ये था कि मुझे और भी ज्यादा हरास किया जाए। पहले एक केस को फास्ट किया जाए। अगर 2 केसेस फास्ट चल रहे हैं साथ साथ, तो आप एक ही डेट को 2 केस अटेंड कर सकते हो। तो पहले एक केस को फास्ट करेंगे, वो खत्म होगा, तब जाके दूसरे को फास्ट कराया जाएगा, ताकि आप हमेशा ही इस फास्ट डेट्स को अटेंड करते रहें, हरास होते हैं। अगर ये कानून का दुरुपयोग नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है कानून का दुरुपयोग। ये 8 केसेस हो गए। जो 9वां केस मुझे आखिरी पता है कि सीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहां पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। 40,000 रुपए मेंटेनेंस सिर्फ बच्चे के लिए। जब वो 2 साल की उम्र का था तब से, उससे भी कुछ कम, तब से मुझे 40,000 रुपए प्रति माह सिर्फ बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है, जौनपुर जैसी जगह पे। ये दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई की बात नहीं हो रही है। और 40,000 रुपए तब से जो अरियर बन गया मेरा, अब उसके आगे जाए तो 80,000 रुपए मुझे हर महीने अपने बच्चे के सिर्फ मेंटेनेंस के लिए देना है। मैंने एक कोर्ट में सक्सेसफुली ये प्रूव कर दिया, हालांकि मेरी वाइफ ने छुपाने की बहुत कोशिश की, मैंने प्रूव कर दिया कि वो कमा रही है, अच्छे पद पर है। तो उसे मेंटेनेंस तो ना दे पाई रीता कौशिक जज, लेकिन उसके बदले बच्चे के थ्रू उसे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए उसे दे दिया। अब आप ये भी समझना चाहिए आपको कि ये मेंटेनेंस जो होता है ये एलिमनी से अलग होता है। एलिमनी जो होता है वो है वो अलग होता है, मतलब आखिरी में आपको बड़ा सा अमाउंट मिलता है। ये सिर्फ मेंटेनेंस की बात है। मेरी पत्नी के लिए ये 80,000 रुपए प्रति महीने का जो ऑर्डर पास हुआ है ये भी कम है। तो अभी वो हाई कोर्ट में गई है कि उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और अब वो हाई कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़ रही है कि उन्हें और पैसे चाहिए। तो ये था 9वां केस हाई कोर्ट में जो अभी चल रहा है। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है इलाहाबाद में, ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे सीआरपीसी 125 के। ज्यूरिसडिक्शन अर्थात क्षेत्राधिकार, कोर्ट को, उस क्षेत्र के कोर्ट को अधिकार ही नहीं है ये केस चलाने का। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एज पर सीआरपीसी 126 इन कंटिन्यूएशन टू सीआरपीसी 125, a wife can only file a case from the place if she has gotten married there. So Jaunpur was not the place we got married. दूसरा, where her matrimonial home was. So Bangalore was the matrimonial home, Jaunpur was not. तीसरा, where she last resided with the husband. So Bangalore was the place where we last resided, not Jaunpur. This is as per the law. अगर मैं ये मान भी लूं कि औरत को थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए कि वो अभी जहां रह रही है वहां से कोई केस फाइल करे, तो मेरी पत्नी जब केस फाइल हो रहा था या हुआ, उस दौरान जौनपुर में नहीं रहती थी, वो लखनऊ में रहती थी। ये उसने अपने सीआरपीसी 125 के क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कबूल किया। और हमने इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए। जो मैं मनी ऑर्डर भेजता था वो उस एड्रेस से वापस आ रहा था। जो बच्चे का बैंक अकाउंट खुलाया गया था वो लखनऊ में खुलवाया गया था, क्योंकि खुद एक सकते हो लखनऊ में रहती थी। सवाल ये भी उठता है कि एक शादीशुदा औरत जो बोल रही है कि लखनऊ में उसके कोई रिलेटिव भी नहीं रहते हैं, तो वो क्यों अकेले लखनऊ में रह रही थी? आखिर क्या कारण था, क्यों अपने घर पे नहीं रह रही थी? हालांकि बहरहाल वो लखनऊ में उस समय रह रही थी। बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन 2024 जब हुआ तब उसने कहा कि अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो आखिर जौनपुर से केस करने का क्या औचित्य है, ये समझ पाना मुश्किल है। चमत्कार यह है कि हाई कोर्ट में जब मैंने रीता कौशिक के कोर्ट में सबसे पहले डाला था, जो कि उसने खारिज कर दिया। तो अब हाई कोर्ट में चमत्कार यह है कि ज्यादातर जज जिनके सामने कोर्ट में केस लिस्ट होता है, उनका कहना है कि आप अपना मेंटेनेंस देते रहें, हम ये रिजेक्ट कर देंगे। तो वकील हमारे बेचारे हाथ पैर जो जोड़कर नेक्स्ट डेट लेते हैं कि नेक्स्ट जज कोई सुन ले कुछ। जो जज ये बोलता है कि हम सुनेंगे तो शायद, लेकिन सबसे पहले मीडिएशन कराओ। मीडिएशन के लिए पत्नी को पहले 50,000 रुपए दो, इस बात की कि वो जौनपुर से इलाहाबाद आ पाए। जौनपुर से इलाहाबाद की दूरी 2 घंटे है बस से, तो तकरीबन 3-4 बार मीडिएशन होगा। इसके लिए मुझे बैंगलोर से इलाहाबाद जाना है। मेरी पत्नी
वो पास नहीं रहती है तो उसको पहले 50,000 रुपये दूंगा। ऐसे 3 बार मीडिएशन पहले हो चुके हैं जो कि फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी पहले मीडिएशन होगा तब जाके वो सुनेंगे, मेरिट पे नहीं सुनेंगे। हमारे वकील फिर से हाथ पैर जोड़कर अगली अगली डेट ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब और ये केस का फैसला तो आ भी चुका है सीआरपीसी 125 का, और वो जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन अभी चलेगा। तो टोटल 10 केसेस हो गए। अब मैं कवर करना चाहूंगा कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट का भी, कि किस तरह के पैसे का डिमांड हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सीआरपीसी 125 धारा के अंदर 2 लाख रुपए के मेंटेनेंस का डिमांड है। ये तो सुना ही होगा आपने। इसके अलावा और भी धाराएं हैं, जैसे डीवी के अंदर उन्होंने क्या डिमांड किया मैंने देखा नहीं। उसके अलावा जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली थी। जब जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। अब तो 80,000 रुपए पर प्रति माह का और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें। तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहा कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता। तो ये 2 लाख रुपए इन्हें जौनपुर जैसी जगह पर मेंटेनेंस चाहिए, है ना, और 3-3 करोड़ रुपए तो अभी तो पहुंचना पता नहीं। तो ये पैसों का मामला, इस तरह के पैसों का मामला है। और जब तक हम देंगे नहीं तब तक हरास करते रहेंगे। अब कहानी में बताऊं कि अगर मैं कोर्ट का ऑर्डर मान भी लूं 80,000 रुपये प्रति माह देने का, मान लो, तो इससे थोड़े दिन बाद ये फिर से केस डाल सकते हैं। चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का हर 3 या 6 महीने में एक पत्नी कोर्ट में फिर से डाल सकती है केस चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का, कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्च बढ़ गया है, और चूंकि आप 80,000 अब दे रहे हो, 40,000 रुपए मेंटेनेंस लगा हुआ है अभी, और 40,000 रुपए जो है आप अरियर्स के दे रहे हो, तो आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी हैसियत 80,000 देने की है। तो कंप्लाई करोगे ऑर्डर आप, तो 80,000 रुपए आपने प्रूव कर दिया, आपका मेंटेनेंस 80,000 हो जाएगा, और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा, या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो यही रास्ता बचता है। इसके अलावा भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए भी जा सकते हैं हर केस के लिए। तो कई सारे रास्ते हैं, एक पैसों का मामला होगा। अब बात करेंगे हर किरदार की। तो सबसे पहले बात करते हैं जज रीता कौशिक की, जो जौनपुर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज हैं। तो रीता कौशिक जज जो हैं ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, करप्ट ही नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट भी है, जिन्हें अपना काम नहीं आता, और ईवल जज हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर, और ये जो माधव है ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट डेट्स मिलते हैं, इसमें अगर हमने लंबी डेट मांगी कि हमें बार बार आना जाना पड़ता है, या फिर हमने शनिवार की डेट मान ली कि उस दिन हमारी छुट्टी होती है और हम कोर्ट डेट अटेंड करेंगे, तो हमारा 1 दिन बच जाएगा, ऐसी चीजों के लिए उसे 500 से 1,000 रुपए चाहिए। आप गिड़गिड़ाएं वहां पर, और ये भी ये आराम से नहीं देंगे, आपके साथ मस्ती करके देंगे। इनका ऑफन एक्सप्रेशन होता है कि नहीं, आपको हम बुधवार ही दे पाएंगे, शनिवार तो नहीं हो पाएगा, या फिर इतनी लंबी डेट नहीं, हम 7 दिन में, 15 दिन में ही देंगे, 2 दिन में ही देंगे। आप इनसे सर करके काफी गिड़गिड़ाओगे और पैसे दोगे, तब जाकर सुनेंगे आपकी बात मान लें। अगर सामने वाले वकील ने या मेरी मदर इन लॉ ने वहां पर अगर बोल दिया डेट, तो फिर वो आप पैसे देने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे, आप और हरास होंगे। तो ये कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने ही पैसे लेता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जौनपुर कोर्ट में ये बड़ी सार्वजनिक सी बात है कि ये जो रीता कौशिक जज हैं और इनके पति जो हैं, वो भी जहां तक मेरी जानकारी है जौनपुर कोर्ट में हैं या थे, ये दोनों ही घूस लेकर जजमेंट देते हैं। ये एक आम सार्वजनिक बात आप सुन सकते हैं जौनपुर कोर्ट में। अब इनके पति के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनके
इसमें नहीं गया और मैं उन पर ये इल्ज़ाम अभी नहीं लगाना चाहूँगा बिना किसी जानकारी के। लेकिन रीता कौशिक जज जो है, वो करप्ट है, ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे माँगे। अ, अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कैसे एक्सप्लिसिट इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड हुआ, जज के सामने हुआ, जज का इम्प्लिसिट अप्रूवल है उसे इसके लिए। तो मैं डेट्स के साथ ही बताना चाहूँगा काफ़ी सारा प्रूफ को, जो कोई अगर टैम्परिंग करने की कोशिश करेगा डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे पास सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ और फाइल के साथ कोई छेड़खानी ना करें, मेरा यही सजेशन है, नहीं तो ये तो और भी अपराध होगा। तो 21 मार्च 2024 को मेरा क्रॉस होने के पहले लंच के बाद सेकंड हाफ में क्रॉस होता है जनरली जौनपुर कोर्ट में, रीता कौशिक के कोर्ट में। तो मैं जाकर बैठा था लंच के टाइम पे, उसके बाद क्रॉस होना था मेरा। मुझे जब मैं गया कोर्ट में तो अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही अंदर है और जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर देते हैं। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन्होंने पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती है, बट और भी शॉक होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम, ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से, लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूंगी। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहो। ये सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जज ओपनली मुझसे घूस मांग रही है डायरेक्टली। मैंने कहा, मैम, आप हमारा जजमेंट मेरिट पे दो। मेरे पास हमारा इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें इतनी सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं। मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन अब खत्म होने वाला है, एविडेंसेस हैं मेरे पास इतने, है ना। तो जज बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा केस जो है मेरिट पे ही लड़ेंगे, देख लो, जाओ। मैं बाहर आया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और फिर मैं वापस आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने कई लोगों से पूछा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये 2024 का जो डेट बताया, ये पहली बार मुझसे घूस नहीं मांगा गया था। जब ये शुरू में जज आई थी, तब पेशकार ने मुझे अपना नंबर दिया था और मुझे कॉल करने को बोला था कि आप इतनी दूर से आते हो तो आपको इतनी परेशानी होती है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। मैंने उसको फोन किया तो उसने, पेशकार माधव ने, मुझसे 3 लाख रुपए मांगे। कहा कि हम जज से बात कर लेंगे और हम आपका केस सेटल करा देंगे। ये 2022 में जब ये शुरू में जज आई थी, तब मुझे पेशकार ने मांगे थे। तब मेरा मानना था कि शायद ये पेशकार खुद पैसे खाने के चक्कर में है और ये मेरा पैसा खा जाएगा। तो मैंने उसे भी कहा था कि नहीं, हमारे पास बहुत एविडेंस है, हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं है देने को, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अब मैं अगर वापस जोड़ने की कोशिश करूं तार, तो मुझे लगता है कि तब भी जज का ही हाथ था, क्योंकि उस कॉल के बाद जब मैं गया तो जज ने का बिहेवियर ये था कि मैं तुरंत अब इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करूंगी। तब हमने जुरिस्डिक्शन का एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन डाला हुआ था। मेरी वाइफ ने, जो रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के पहले आपको रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट का कंप्लायंस करवाना पड़ता है। नियम यह है कि पहले पत्नी को अपनी आय का स्रोत और लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये अपनी डिक्लेयर करने पड़ते हैं रजनीश वर्सेस नेहा फॉर्मेट में। फिर हस्बैंड को कुछ हफ्ते टाइम मिलता है, उसे सबमिट करना पड़ता है, तब इंटरिम मेंटेनेंस डालना पड़ता है। उस वाक्य के बाद जब मैंने घूस देने से इनकार कर दिया पेशकार को 2022 में, तब जज का ये रवैया था कि, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत डिले कर रहा था,
कुछ मार्च अप्रैल में कुछ हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था। मैं पहले बार नोटिस के बाद ही अपीयर हो गया था और कुछ महीनों बाद ही ये वाकया हुआ है। तो उस समय हमने ऑब्जेक्शन डाला। मेरी पत्नी ने जहाँ अपना सारा डिटेल भरना है वहाँ सब कुछ मेरा डिटेल भरा, जैसे कि मेरी आय उसके हिसाब से क्या है, मेरे एसेट उसके हिसाब से क्या है, मेरी फैमिली के एसेट्स उसके हिसाब से क्या है। अपनी जानकारी की जगह मेरी जानकारी भरी, अपनी कोई जानकारी नहीं भरी। उसने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी गलत भरा, जो मैंने बाद में प्रूव किया कि वो ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, बट उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जज ने सिंपल बोला कि मैं तो इंटरिम ऑर्डर पास कर रही हूँ विदाउट कंप्लायंस, और कोई में हमारे एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की और इंटरिम ऑर्डर पास किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने तब पैसे नहीं दिए थे, है ना, उसकी वजह से ये रवैया था। सिर्फ हमें 10 दिन का टाइम दिया, जो अपना तो हमने फटाफट फिर अपना इंटरिम मेंटेनेंस के अगेंस्ट एप्लीकेशन दिया, हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरी वाइफ का रजनी सोशल में कंप्लायंस नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर में ये झूठ लिखा कि इनफ अपॉर्चुनिटी दी गई है हमें रजनी सोर्सेज में यहाँ फाइल करने के लिए, जबकि वो कुछ ही डेट्स हुए थे, तो ऐसा भी नहीं कि इनफ टाइम मिला था हमें। अब ये हो गई करप्शन की बात, है ना। तो यहाँ पे आपको जानने को मिला कि कैसे करप्शन में 50 रुपए से करप्शन शुरू होता है जज के सामने नहीं, कैसे पेशकार जज के बिहाफ पे पैसे मांगता है, जज खुद पैसे मांगती है ना, और नहीं देने पर कैसा हरासमेंट करती है, और कैसे जौनपुर में सार्वजनिक बात है ये करप्ट है। अभी सिर्फ करप्शन की बात हुई, अब मैं इनकॉम्पिटेंस की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि सारे हमारे खारिज हो गए, रजनी सोर्सेज ने यहाँ कंप्लेन नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन। अब एक कॉमन सेंस है, हर किसी को पता होता है कि एविडेंस जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले सबमिट होता है। कुछ भी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो सबमिट करो, फिर वो दूसरे वकील के साथ शेयर होता है और उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा कोई वकील ओवर स्मार्ट बन रहा है तो वहीं पे क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त कटघरे में वो डॉक्यूमेंट दिखाता है